नमस्कार दोस्तों। सीटेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर की कितनी इंपॉर्टेंस है ये आप सभी को पता ही होगा। आज से हम शुरू करने वाले हैं सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज। आज हम सीटेट 2018 पेपर फर्स्ट की सीडीपी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेपर फर्स्ट है और ये पेपर हुआ था 2018 में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तो इसमें कह रहा है कि जीन ही निर्धारित करते हैं बच्चे की सीखने और प्रदर्शन करने की क्षमता को। तो ये वाला ऑप्शन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से जीनों पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे को अच्छी देखभाल और अच्छा पौष्टिक आहार देने पर उसका जो जन्मजात विकार होगा वो सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा भी नहीं है कि पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा का विकास ही करता है, अन्य विकास में भी पर्यावरण अहम भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। अर्थात विकास यानी डेवलपमेंट बराबर होता है आनुवांशिकता 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 गुणा पर्यावरण, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? पहला ऑप्शन है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। अर्थात जो विकास पियाजे ने विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिसमें अलग अलग अवस्था में अलग अलग गुण डेवलप होते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। यह कथन उस बात की पुष्टि करता है जहां पर पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो है एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये वाली बात कहीं पर भी पियाजे ने नहीं कही है कि निरंतर अभ्यास करने से आप अधिगम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। इसका मतलब यह है कि बच्चे पर्यावरण के साथ क्रिया करके, अंतः क्रिया करके सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। लास्ट में लिखा होता है कि के अनुसार नहीं कहा जा सकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अगला प्रश्न है, पियाजे ने 4 अवस्थाएं भी दी हैं, इनको भी आपको याद रखना है। पहली अवस्था थी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज यह है 0 से 2 वर्ष तक। 0 से 2 वर्ष तक इस अवस्था में बच्चा सेंसरी यानी सेंसेस के थ्रू सीखता है, अपनी इंद्रियों के थ्रू या इंद्रियों के अनुभव से सीखता है। दूसरी स्टेज है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज यह है आपकी 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चे में भाषा का विकास काफी तेजी से होता है। तीसरी अवस्था है मूर्त यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी एज है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा जो है मूर्त चीजों के बारे में
सीखने लग जाता है या फिर मूर्त चीजों के माध्यम से सीखने लगता है। चौथी अवस्था आपकी है फॉर्मल स्टेज। फॉर्मल स्टेज या फिर इसको हम बोलते हैं औपचारिक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त चीजों के बारे में भी सोचने लगता है और हाइपोथेसिस करने लगता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पहला, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। दूसरा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। तीसरा, अहमन्यता। चौथा, अनुत्क्रमणीयता। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट। सिंबॉलिक थॉट का विकास फॉर्मल स्टेज यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। यहां पे अगर मैं बात करूं इरिवर्सिबिलिटी, तो इसका मतलब होता है कि बच्चा उल्टा नहीं सोच पाता है। अगर पियाजे के अनुसार अगर एक बच्चे को घर से स्कूल तक ले जाया जाता है और उसके बाद अगर उसको कहा जाता है कि आप घर खुद से आ जाओगे, तो बच्चा मना कर देता है या फिर वो घर आने में सक्षम नहीं होता है। तो इरिवर्सिबिलिटी का जो गुण होता है वो इस अवस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद ईगोसेंट्रिज्म, ये वाला जो गुण है ये भी इसी अवस्था में होता है। इस गुण के अंतर्गत एक बच्चा जो है अपनी बात को ही सही मानता है और दूसरे की बात को गलत मानता है। तो उसमें कोई एक प्रकार का ईगो होता है और ये इस अवस्था में होता है। ठीक है। टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, इस अवस्था में बच्चों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 2, प्रतीकात्मक विचार का विकास इस अवस्था में नहीं होता। के अलावा डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके अलावा, इनमें से किसके अलावा खेल जो है बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही है। वे यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह भी सही है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। देखो ये तरीका तो है सुखद, लेकिन इससे जो है उसके बच्चे के विकास में कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं हो रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा सभी बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? Which of the following questions invite children to think critically? क्रिटिकल थिंकिंग कौन सा क्वेश्चन डेवलप करता है? पहला, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो इसका उत्तर किसमें होगा, हाँ या फिर ना में? सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब यानी इसका एक ही जवाब होगा, केवल एक ही जवाब इसका होगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न तरीकों से। जब बच्चा एक क्वेश्चन के बारे में विभिन्न सॉल्यूशन खोजता है, अलग अलग सॉल्यूशन खोजता है, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, डेवलप होती है। ऑप्शन नंबर 4, इसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बोलते हैं। जहां पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग दिख जाए, इसका मतलब ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं और ये हमेशा सही होंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इनमें से प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है? पहला, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ये आंसर सही हो सकता है। थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई परीक्षण और रैंकिंग। देखो बच्चों की हम नियमित इकाई परीक्षण नहीं कर सकते हैं, दूसरा उनको हम रैंक नहीं दे सकते हैं। अगर हम एक बच्चे को, कुछ बच्चों को रैंक देंगे और कुछ बच्चों की रैंक अगर कम होगी, तो उन बच्चों में हीन भावना उत्पन्न हो सकती है।
तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना। क्षमता समूह का मतलब है कि क्षमता के आधार पर समूह बनाना, क्षमता के आधार पर, यानी कुछ बच्चे क्लास में अच्छे होंगे उनको हम अलग कर देंगे और कुछ बच्चे खराब होंगे तो उनको हम अलग कर देते हैं। तो क्षमता समूह हम नहीं बना सकते हैं। छात्रों की लेबलिंग करना, छात्रों की लेबलिंग करना, ये छात्र अच्छा है, ये छात्र बुरा है, ये छात्र एवरेज है, तो ये वाली चीज भी हम नहीं कर सकते। इससे बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होती है। परियोजना विधि क्षमता समूह बनाना, क्षमता समूह यहां भी था, तो ये वाला हम नहीं करेंगे और ये वाला भी नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, करके सीखना। बच्चों को जितना हो सकता है खुद से करके सीखने के अवसर देने चाहिए। परियोजना विधि, इस विधि में बच्चे स्वतंत्र रूप से सक्रिय होकर जो है परियोजना का निर्माण करते हैं। सहयोग से सीखना, यानी एक दूसरे की सहायता से बच्चे सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन ये वाला ऑप्शन करता है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? इनमें से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? प्रगतिशील शिक्षा दी थी जॉन डीवी ने, जॉन डीवी ने। इनमें से प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा कथन है जो बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? पहला, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। दूसरा, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। जीवन सच्चा शिक्षक है। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3। स्कूलों में जो शिक्षा है वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के अनुसार के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में इनमें से किसे माना जा सकता है? पहला, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। इस सिद्धांत में विस्तृत विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था पियाजे ने और नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोलबर्ग ने। तो इन दोनों सिद्धांतों के बीच जो संबंध है उसी को ये दर्शाता है। पियाजे के अनुसार पियाजे ने डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं दी हैं, जिसमें अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग गुण जो है बच्चों में विकसित होते हैं। तो नैतिक जो परिपक्वता का सिद्धांत है, इसके अनुसार जो पियाजे के जो स्टेजेस हैं उसमें अलग अलग स्टेजेस पे नैतिकता के जो गुण हैं वो विकसित होते रहते हैं। आगे चलते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, या फिर हम इसको कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसको आपको इंग्लिश में याद रखना है क्योंकि हिंदी में कई बार अलग अलग शब्दों के साथ ये प्रयुक्त होता है। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, पहला, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। दूसरा, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वास्तविक विकास, वास्तविक अधिगम,
वास्तविक अधिगम और संभावित अधिगम के बीच का गैप है या फिर इनके बीच का जो अंतर है, इसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर वास्तविक अधिगम में हम बच्चे की थोड़ी सी सहायता कर दें तो वो संभावित अधिगम कर सकता है। तो इसी को हम कहते हैं ZPD या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत में ZPD मैंने आपको बता दिया, संभावित विकास और वास्तविक विकास के बीच जो गैप होता है, जो अंतर होता है, उसे हम कहते हैं ZPD। इसके साथ साथ एक टर्म और है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। इसमें जो है मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने से बड़ों या फिर जो उनके आसपास जो बड़े हैं उनसे सीखते हैं या फिर अपने से अधिक अनुभवी व्यक्ति से सीखते हैं। इसके साथ साथ इसके फोल्डिंग एक और टर्म है, इसके फोल्डिंग। ये भी लेबाइगोस्की ने दिया था। और इसके फोल्डिंग, इसको हम पाड़ भी कहते हैं हिंदी में। ये क्या है, एक छोटी सी सहायता है जिससे जो है बच्चे के अधिगम में सहायता मिलती है। आगे चलते हैं। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, पहला स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तीसरा, दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। चौथा, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो जल्दी से अपना आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 2। उभयलिंगी जो व्यक्तित्व है, उभयलिंगी जो पर्सनैलिटी है, इसमें जो है दोनों ही महिला और पुरुष दोनों के ही गुणों का समायोजन होता है। ऑप्शन नंबर 2। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। किसको छोड़कर? लिंग भूमिकाएं यानी जो लिंग पूर्वाग्रह है, या फिर पहले से मान लिया जाता है कि लड़की तो ये काम करेगी और लड़का ये काम करेगा, लड़की ये पहनेगी और लड़का ये पहनेगा। तो ये चीजें किससे को छोड़कर सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है। तो किसको छोड़कर? तो यहाँ पे मीडिया से ये हमें प्राप्त होता है। दूसरा, सामाजिकरण, समाज कैसा है, वहां पर क्या क्या मान्यताएं हैं, इससे हमें प्राप्त होता है। तीसरा, संस्कृति कैसी है, इससे भी हम इसको ग्रहण करते हैं। और चौथा, ट्यूशन, ट्यूशन के माध्यम से हम इसको ग्रहण नहीं करते हैं। ट्यूशन में ये नहीं कहा जाता कि लड़का तो ये पढ़ेगा और लड़की ये पढ़ेगा, जबकि इन तीनों चीजों से हमें ये चीजें पहले से ही देखने को मिलती हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में एक यह है कि ये मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं, ये उन बच्चों पर लागू नहीं होते जो विशेष आवश्यकताओं वाले होते हैं। ये उन बच्चों पर ही लागू होते हैं जो साधारण होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं। आगे चलते हैं। एकाधिक बुद्धिमानी सिद्धांत कहता है, इसको आप एक बार इंग्लिश में पढ़ो। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी सेज, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी सेज, यानी जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहता है। तो हिंदी से बेटर है कि आपको इंग्लिश में इसको याद करना है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी।
पहला ऑप्शन है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तीसरा, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। चौथा, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है और इसको दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि दी है, 8 प्रकार की। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। पहला, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। दूसरा, बच्चों की सीखने की जरूरतों को जानने में और तद अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारण करने में। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 1। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में इनका उपयोग कर सकते हैं। अभी अगर हम वर्तमान में बात करें, एनईपी 2020 के अनुसार जो ज्यादा महत्व दिया गया है वो सीखने के लिए मूल्यांकन या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है कि हम क्या करेंगे, सीखने के लिए मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, सीखने के लिए यानी जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसी के दौरान हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है और किसको नहीं आ रहा है, या फिर उन बच्चों की हम आवश्यकताओं का पता लगाते हैं कि किन किन तरीकों से वो सीख सकते हैं। इसे हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है साल के अंत में या फिर माह के अंत में परीक्षा लेना और उसके आधार पर उपलब्धि स्तर जानना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? पहला, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, लास्ट में क्या दे रखा है, नहीं, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। यह बच्चों को चिन्हित नहीं करता कि कौन सा बच्चा खराब है, कौन सा बुद्धिमान है, कौन सा स्लो है। बच्चों में प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है। किसके कारण प्रतिभाशीलता हो सकती है? गिफ्टेडनेस किसके कारण बच्चों में हो सकती है? पहला, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच एक अंतःक्रिया द्वारा। दूसरा, एक संसाधन समृद्ध वातावरण द्वारा। तीसरा, सफल माता पिता द्वारा। चौथा, एक अनुशासित दिनचर्या द्वारा। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 1, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया द्वारा प्रतिभाशीलता का गुण विकसित हो सकता है। दूसरा जो ऑप्शन है, एक संसाधन समृद्ध वातावरण द्वारा, ये जरूरी नहीं है अगर हम वातावरण अच्छा दें तो सारे बच्चे प्रतिभाशाली बन जाएं। उसमें डिपेंड करती है उसकी हेरिडिटी या फिर उसकी आनुवांशिकता भी डिपेंड करती है। तीसरा, सफल माता पिता, अगर माता पिता सफल हैं तो जरूरी नहीं है कि बच्चा गिफ्टेड होगा या फिर प्रतिभाशाली होगा। अनुशासित दिनचर्या से भी ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा प्रतिभाशाली हो जाएगा। आगे चलते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। देखो, बच्चों की जो भाषा है या जो उनकी संस्कृति है उसको हम हतोत्साहित नहीं कर सकते।
बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकरण, बच्चों का वर्गीकरण हम नहीं कर सकते, बच्चों का कैटेगराइजेशन हम नहीं कर सकते। तो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है आर्थिक रूप से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना चाहिए और उनका उपयोग वहां पे करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। पहला, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। दूसरा, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। तीसरा, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। चौथा, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए शिक्षक को एक अनुकूलित वातावरण और प्रेरक निर्देशन उनको देना चाहिए। संवेदनशील, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। अति संवेदनशील को एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। हाइपर एक्टिव, यानी जो ज्यादा ही एक्टिव बच्चे होते हैं, उनको सीखने के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है। पहला, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। ये बिल्कुल सही हो सकता है, छोटे छोटे टुकड़ों में हम उस बच्चे को उस कार्य को दे सकते हैं। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, यानी सीखने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग हमें करना चाहिए, बिल्कुल सही है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बिल्कुल सही है। अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसको शारीरिक कार्य करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दिए जाने चाहिए ताकि वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण कर सके। चौथा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बच्चों को हम फटकार नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं, यानी जिस बच्चे में अलग अलग सोच होती है या अलग अलग तरीके से वो बच्चा सोच सकता है। इंग्लिश में इसको एक बार पढ़ते हैं, पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग जहां पे आ जाए, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। पहला, विकलांग है, तो ये कैसे बच्चों की पहचान करता है? पहला, विकलांग है, बिल्कुल नहीं। दूसरा, डिसलेक्सिक है, यानी पढ़ने में उनको दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। सृजनात्मक है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसे बच्चे सृजनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यास्थी है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग किसमें होती है? सृजनात्मक बच्चों में। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। देखो, किसी विशेष समस्या को हल कराने के लिए बच्चों से हम उनके विचार पूछ सकते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। हल करते टाइम बच्चों की गलतियां जो है नॉर्मल होती हैं, गलतियों से ही बच्चा सीखता है। तीसरा, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न स्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। यह भी बिल्कुल सही है, बच्चों को सोचने के लिए, विचारने के लिए या फिर परीक्षण करने के लिए अवसर देना चाहिए। चौथा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। इसको एक बार इंग्लिश में देखते हैं। आस्क क्वेश्चंस विद कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी जिस क्वेश्चन का एक ही उत्तर हो। जैसे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली, तो इसका केवल एक ही उत्तर है, तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों से हम नहीं पूछ सकते। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में हमें क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी है, ना कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग लगभग एक जैसे ही वर्ड है, जबकि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है ये निगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो बच्चों को हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने हैं जिनका आंसर केवल एक ही हो या फिर
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? इनमें से कौन सा एक संवेग है, कौन सा एक इमोशन है? स्मृति, स्मृति संवेग नहीं है। डर, डर एक संवेग है। डर, क्रोध, घृणा, खुशी, ये सब क्या है? संवेग है। ध्यान, ये संवेग नहीं है। चौथा, उत्तेजना, ये भी संवेग नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 2। डर, क्रोध, खुशी, घृणा, ये सब क्या है? संवेग है। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध उत्पादन होता है। 3 साल का बच्चा, कितने साल का बच्चा है? 3 साल का बच्चा है, और वो बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? पहला, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, बिल्कुल गलत। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चा अपने घर वालों के साथ दूध खरीदने गया होगा, और वहां पर उसने देखा होगा कि दूध कहां से आ रहा है? मशीन से आ रहा है। इसलिए उसके दिमाग में ये चीज बैठ गई कि दूध का उत्पादन कौन कर रहा है? मशीन कर रही है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा, बच्चे ने गाय को भी देखा होगा। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, ऐसा नहीं है। बच्चे ने जो है वातावरण से अंतःक्रिया करके ये अनुभव किया कि मशीन जो है दूध का उत्पादन करती है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है? पहला, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है। देखो ये बिल्कुल गलत है। वर्तमान समय में अनुशासन की बात हम कक्षा में नहीं कर सकते हैं। दूसरा, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। यह भी जरूरी नहीं है कि शिक्षक जो है पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही बच्चों को पढ़ाए, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तीसरा, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। दोहराना यानी रटना, इन सब चीजों का अब ज्यादा महत्व नहीं है। अब चीजें जो है बच्चों को समझानी है या फिर उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना है। चौथा, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक कक्षा में एक ऐसा वातावरण निर्माण करना जिससे बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हों। इसमें क्या होता है कि बच्चे एक्टिव होकर सीखते हैं, खुद से एक्टिव होकर जो है चीजों को सीखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। देखो अगर सामग्री बच्चों से की पहुंच से परे होगी तो यहां पर कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो, जहां पर खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली शेफ में रखी हूं, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों के लिए एक गतिविधि कोना हो और जो बाल साहित्य है वो एक खुली शेफ पर रखी हो। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। भाई जहां से सामग्री सप्ताह में एक बार निकलेगी उससे जो है कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, तो इस तरीके की कक्षाओं को अब हतोत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहन इनको नहीं दिया जाता। योजनाबद्ध तरीके से हम अधिगम नहीं करवा सकते हैं। बच्चों के आवश्यकता, उनकी रुचि, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही हम अब अधिगम करवा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता-पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 1। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की। पहला मानवतावाद से, दूसरा व्यवहारवाद से, तीसरा रचनावाद से, चौथा संज्ञानात्मक सिद्धांत से। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3, रचनावाद से, कंस्ट्रक्टिविज्म से। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित रहते हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो कक्षा में बच्चों को प्रेरित तभी समझा जाएगा जब वो शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं या फिर एक्टिव रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। देखो, नियमित मूल्यांकन बच्चों का नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। मूल्यांकन जो परीक्षाएं हैं वो नियमित रूप से नहीं की जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, ये भी करना चाहिए। हो सकता है ये वाला भी सही हो। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ये भी सही है। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। देखो भाई, यहाँ पे एक दो ऑप्शन जो है सही आपको लग रहे होंगे, लेकिन सीटेट के एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि दो ऑप्शन तो आप निकाल लेते हैं, लेकिन जो लास्ट दो ऑप्शन बचते हैं उनमें से एक ही जो है ज्यादा एक्यूरेट होता है। इसका जो राइट आंसर यहाँ पे है वो है ऑप्शन नंबर 4। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि शिक्षक को इस तरीके से अधिगम कराना चाहिए जो उनके वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ हो। जहां पे आपको वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई चीजें मिले तो ये वाला एक पॉजिटिव वर्ड है, ये वाला हमेशा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। जहां पर रटने वाली बात हो वो वाला ऑप्शन आपको सीधा सीधा काट देना है, ठीक है। ये नेगेटिव वर्ड है, तो इसका जो राइट आंसर आपका है वो है ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो ये था 2018 का सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर, और इस पेपर की सीडीपी के हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो इसी तरीके से हम आगे इस पेपर का अब हम पढ़ेंगे, मैथ्स की पेडागोजी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश की पेडागोजी, फिर हिंदी की पेडागोजी हम इसकी पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर आपको जरूर करना है। आपके एक लाइक और शेयर से मुझे मिलेगा मोटिवेशन और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग आउट।